हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। आज आपको पता है क्या बताने वाले हैं। जो हम लोग 50 यानी कि 50 वीवीआई, जो वीवीआई पूरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग कितना 1980 से लेकर 2020 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन उसको कहते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको ले लाए हैं। तो यह पार्ट 1 रहेगा और 12th क्लास का फिजिक्स का है यह। तो बस आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो आप मैं क्वेश्चन बताऊंगा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सोच नहीं सकते। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में वैसे दबा दीजिएगा कि ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक तुरंत पहुंचेगा। देखिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले देखिए कितना बार पूछा गया, 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एस आई मात्रक लिखे। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 1900 कुछ और में पूछा गया था, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। देखिए आज हम आपको बताएंगे 1980 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन कहाँ से आता है। मेरे पास वह प्रूफ आपके लिए लाए हैं। 1980 के क्वेश्चन कहाँ से आता है आपको बताएंगे आज। तो विद्युत द्विध्रुव, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि 1980 के क्वेश्चन कहाँ, आपको विश्वास नहीं है ना, बता देंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये सही मात्रक लिखे। तो क्या है? देखिए आवेशों के परिमाण, देखिए आवेशों के परिमाण, देखिए विद्युत द्विध्रुव दो ऐसे ऐसे बिंदु है, द्विध्रुव है, इसके बीच के दूर एल है, 2L है, चाहे 2A भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आवेशों का परिमाण, यानी कि आवेश का परिमाण क्या होगा? Q, यानी कि माइनस Q होगा यहाँ पे, प्लस Q होगा यहाँ पे। क्या आवेशों का परिमाण तथा उसके मध्य क्या है? 2L है। मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि P इक्वल टू, P सदिश होगा क्योंकि यह सदिश राशि है, तो इक्वल टू क्या होगा? Q, यानी कि Q होगा ये इंटू 2L होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2L इसके बीच की दूरी है। कह रहा है कि उसके आवेशों का परिमाण, यानी कि आवेशों का परिमाण Q है तथा उसके मध्य के बीच की दूरी 2L है, यानी कि P इक्वल टू Q इंटू 2L। यह हो जाएगा। इसका परिभाषा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आवेशों का परिमाण तथा उसके मध्य के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह 2014 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एस आई मात्रक लिखना है तो कूलम्ब मीटर होता है। क्या होता है? कूलम्ब मीटर। कूलम्ब ऐसे भी लिख सकते हैं या बहुत कोई ऐसे भी लिखता है कूलम्ब। देखिए जैसे लिखना, कूलम्ब ऐसे भी लिखता है, कोई बहुत आदमी ऐसे भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कूलम्ब मीटर होता है। क्या होता है? कूलम्ब मीटर। सी से कूलम्ब और एम से मीटर लिखे हैं हम, सी से कूलम्ब होता है। तो यह क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2000 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2000 में आप सोचिएगा 2000 के कहाँ से आ गया? जी हाँ, मेरे पास है ऐसा जो आपको हम बता सकेंगे, आज बताएंगे ना। 9 नंबर क्वेश्चन तक 8 या 9 में बताएंगे, 8 या 9 में क्वेश्चन है, आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे कि प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र यानी जानते हैं कैपेसिटर, जो आप लोग पंखा फैन में देखते हैं, आयरन में देखते हैं यूज़ होता है। एक कैपेसिटर जो उसके देखते हैं, कहते हैं कि वो ख़राब हो गया इसलिए फैन धीमा चल रहा है, बहुत कोई होता है, वही कैपेसिटर होता है। तो उसमें क्या होता है? देखिए छोटी जगह, बहुत नन्ही जगह रहता है कैपेसिटर, ऐसे रहता है, में 2 तार निकला रहता है, तो बहुत छोटी जगह रहता है। लेकिन क्या वो पूरा पंखा को चलाता है स्पीड में? कैसे? यानी कि उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो करंट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, यानी कि अपने में एकत्र करता है, तब ना वो पंखा का बहुत ज़्यादा स्पीड चलाता है। तो वही कह रहा है। देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र है जो कि एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेश की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संरक्षित रखता है, यानी संचित रखता है। मतलब कहने का मतलब अभी बताए हैं कि बहुत छोटी जगह चीज़ है, वह बहुत छोट है वह, फिर भी वह कितना अधिक ऊर्जा या आवेश को एकत्र रखता है। कहने का मतलब है देखिए बहुत नन्ही चक्र रहता है, फिर भी वह बहुत ज़्यादा आवेशों को एकत्र अपने में रखता है। वही बात है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेश की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। उसको क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, यानी कि संधारित्र की धारिता कहते हैं। ऐसे भी कहते, संधारित्र की धारिता कहते हैं, धारिता को कैपेसिटर से कहते हैं। और यह 2000 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 19 में पूछा गया है, 19 के सप्लीमेंट्री में हम ध्यान नहीं दिए हैं, आप देख लीजिएगा जरूर इसको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यह कितना का है आपको? 2006, 2007, 2010, 2016 और बार बार पूछा जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम इस वीडियो में देख लीजिए और किरचॉफ का द्वितीय नियम अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है?
तो आप इस बात से समझिए, किरचॉफ का प्रथम नियम इसको कहता है कोई भी संधि या बिंदु पर आने वाली धारा, देखिए आने वाली धारा का संकेत क्या होता है, ऐसे होता है। देखिए पहले यहाँ समझिए एकदम, आने वाला धारा अगर कोई आता है तो ऐसे तीर होता है, ऐसे तीर आने का, और जाने का तीर क्या होता है, ऐसे होता है कि नहीं। अगर तो वही कह रहा है किसी बिंदु या संधि से आने वाला धारा, यानी कि आने वाला धारा जाने वाला धारा की योग, सॉरी, कोई बिंदु से आने वाली धारा जाने वाला धारा के योग के बराबर होता है। यानी कि कोई वो धारा आ रहा है उसे मतलब नहीं है, कोई वो धारा जा रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे यह धारा आ रहा है, यह धारा भी आ रहा है, और 3 गो यह जा रहा है, यानी कि ये दोनों का योग ये तीनों के योग के बराबर होगा। वही कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे I1, एक मिनट इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ओ माय गॉड, फिर से एक बार, हाँ, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिखा है, I3 प्लस I4 I5 लिखा हुआ है कि नहीं, आप देख पा रहिएगा। देखिए यह कितना थी, ये झक्कास क्वेश्चन है। यानी कि इसके कहने का मतलब यही था कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। इसको किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। और 6, 7, 10 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यह PDF चाहिए, अगर आपको यह PDF चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टेलीग्राम पे जाइए। कहाँ पे, ओ माय गॉड, एक मिनट, हाँ, टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा KKG क्लासेस। क्या सर्च कीजिएगा, KKG क्लासेस, क्लास लिखकर अंतिम में ES लगा दीजिए, क्लासेस, और में जाकर ज्वाइन होइए। आपको फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगता इसका, हम फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप भी स्टूडेंट थे, अब है, और मैं भी अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ते हैं, क्या ऐसे, तो आपको फ्री में बिल्कुल मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जाइए वहाँ ज्वाइन हो जाइए। अगला क्वेश्चन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर, देखिए यह तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पर 99 में, 13 में, 16 में, 19 में, और झारखंड बोर्ड में 2009 में भी पूछा गया है। यानी कि बिहार बोर्ड में इतना में और झारखंड बोर्ड 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेंज के नियम क्या है, या लेंज के नियम को लिखे। तो यह थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और हर बार पूछा गया। यानी कि 2020 में नहीं क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 21-22 में फिक्स है, पूछबे करेगा। यानी कि 21 में तो पूछबे करेगा, 22 में भी पूछबे करेगा, यानी कि देखिए लगातार पूछता है क्वेश्चन। तो क्या करा है, जब किसी कुंडली से संबंधित, भाई कोई भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी जब भी कोई भी कुंडली या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो कुंडली में EMF यानी कि विद्युत वाहक बल, प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि प्रेरित EMF को, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। यानी कि उसकी दिशा इस प्रकार होता है कि वो प्रेरण हो जाए, प्रेरण के कारक का ही विरोध करने लगता है, यानी कि उसी को विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। यानी कि होता नहीं है जिससे आप जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर रहे हैं, बस वही काम है इसका, लेंज के नियम का। क्या, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी कि EMF उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है दिशा कि वह प्रेरण के प्रेरित है, प्रेरण दोनों एक ही है, तो उसके दिशा इस प्रकार होती है कि वो प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। यानी कि उसी को उल्टा, जैसे मान गए उसी से बंदूक लिए उसी को मारने लगे, वही काम है इसका, बस दूसरा कुछ नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 में, 13 में, 16 में, 19 में, यानी कि 3-3 के भाग रहा है। और यह झारखंड बोर्ड में पूछा गया, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है ये, आप इसको याद कर लीजिए, स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए इतना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संट क्या है, 2 PO लगे, 19 में पूछा गया, 99 में पूछा गया, 15 में पूछा गया है। देखिए आपको कभी कभी संट क्या है अभी पूछ देगा, तो संट क्या है तो सिर्फ इतना आंसर दीजिएगा। अगर उपयोग पूछे तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या है, देखिए आप संट क्या है। देखिए संट एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी भी कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की हिंदी में धारामापी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में लिखा रहता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संट क्या है, तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर या धारामापी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो इसे संट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संट कहा जाता है। और इसका उपयोग क्या है, तो गैल्वेनोमीटर
कि कुंडली को जलने से बचाने के लिए, यानी कि शंट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि धारामापी को कुंडली को जलने से बचाया जा सके, उसमें आग नहीं पकड़े, उस जले नहीं, उसका कुंडली बचा रहे। या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए, यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाता है, तो जब समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, तो उसका उपयोग करने के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट, कितना कहीं इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 99, 15 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है बीएससीबी में। यानी कि देखिए सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम सीबीएसई के नहीं लेते हैं क्योंकि सीबीएसई बच्चा हिंदी में नहीं पढ़ता, इंग्लिश में पढ़ता है वह, इसलिए मैं सीबीएसई के लिए नहीं लिखता हूँ, छोड़ देता हूँ। ऐसा कोई नहीं दिक्कत नहीं है कि सीबीएसई वाला लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शंट क्या है, तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, इसे शंट कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, कुंडली को जलने से बचाने के लिए और एमीटर में बदलने के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब बढ़ जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ एक लाइक और नए हो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत करते हो और एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और आपको 90+ तो आपका रहबे करेगा, 95% या 90% से कम तो अबे नहीं करेगा आपका, इतना तो फिक्स है मेरा गारंटी के साथ। आप भी हम जो वीडियो देते हैं उसको बार बार देखिए, बार बार उसको याद कीजिए, अगर नहीं याद होता है तो बार बार वीडियो को देखिए, पक्का याद हो जाएगा। यह क्वेश्चन कितना है, देखिए ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, देखिए 16 में पूछा गया बिहार बोर्ड में, 2009 में झारखंड बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह है जब आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण, जब आपतन कोण नहीं होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाते हैं, यानी कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, जब आपतन, देखिए अभी क्रांति कोण यहाँ बगल में है ले, देखिए क्रांति कोण क्या है, पहले क्रांति कोण समझिए उसके बाद आपतन कोण समझाते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है। आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तित किरण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, यानी कि आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तित किरण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, यानी खड़ा हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांति कोण। देखिए आपतन कोण नहीं होगा, आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तित किरण 90 डिग्री के बराबर, यानी कि खड़ा हो जाता है। 90 डिग्री तब होगा ना, 90 डिग्री क्या होता है, इससे होगा तभी है ना, पूरा होगा तब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे क्रांति कोण कहते हैं। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा, कितना इंपॉर्टेंट कहे आपको सोच नहीं सकते, और इतना 2021 के लिए, 2022 के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है, 2021 में पक्का पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूर पूछेगा यह क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चल जाइए, 6 नंबर क्वेश्चन पर आप आते हैं। देखिए अब कह रहा है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, जब आपतन कोण इसमें बराबर हो जाता है, यानी कि बराबर इतना जितना है जितना ये भी होता है, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण का मान के बराबर हो जाती है, तो आपतित किरण विरल माध्यम में, यानी कि विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाता, यानी कि कहने का मतलब है जब आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर हो जाती है तो वह विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये 16 और 9 में पूछा गया, झारखंड में 9 में पूछा गया था और बिहार बोर्ड में 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, फिर से समझाइए, जब भी कोई भी आपतित किरण क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, यानी कि क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, तो विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाता है, यानी कि विरल माध्यम में गमन नहीं करेगा क्योंकि वह बराबर हो गया तो गमन नहीं कर पाता है, क्या होता है, तथा उसकी सतह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, क्या लौट जाती है, यही घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बहुत ज़्यादा समझने वाली कुछ बात नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए या रट जाइए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए 2016 और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं कि झारखंड में जो पूछा गया बिहार में नहीं पूछ सकता, बिहार में जो पूछा गया झारखंड में नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। बोर्ड एग्जाम में कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव के लिए तो पूरा फिक्स है, लेकिन बोर्ड एग्जाम एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, सबका सिलेबस वही होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, बस दूसरा कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 तो देख लिए, 8 पर देखिए, 8 के साथ आप प्रूफ पहले देख लीजिए, 8 है तो प्रूफ देख लीजिए। आप सोचिए कैसे, आप कहिएगा कहती, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ देखिए, पहले नीचे देखिए, यहाँ पे इस पर देखिए, ध्यान दीजिए। आप अगर यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ लिखा है बिहार 1984, 90 और 5। अब कहिएगा कहती मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो कितना बच्चा पूछा था कमेंट में मेरे को, कह रहा था सर 80 के कहाँ से क्वेश्चन आया, तो देख लीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1984, 1990 लिखा हुआ है कि नहीं, 1905 2005 लिखा हुआ है कि नहीं। अब बताइए तो हम गलती क्या है, हम गलती कुछ किए हैं क्या, नहीं न किए हैं,
तो बिल्कुल सही है, यानी कि जरूर है कि पूछा जाता है। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ प्रकाश का व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, देखिए यहाँ बगल में यही ना पूछा गया है, प्रकाश का व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। 1984 और 1990 और 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ओ माय गॉड एक मिनट, हाँ अगर उसी क्वेश्चन को हम देखिए प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, अगर लिखेंगे अगला क्वेश्चन लाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे 2001 और CBSE में 2004 में पूछा गया है, तो अब लेके आ सकेगा सर 2001 का कहाँ से आ गया। तो देखिए मेरे पास है तब ना आपके लिए बताते हैं कि पूछा गया है, मैं ऐसे थोड़ी ये फालतू में बक देता हूँ। नहीं सी आपके लिए हम झूठा जो फेक न्यूज़ हम नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरे परिवार की जैसे हैं। और चलिए तो आप देख लिए ना आज प्रूफ, मैं और प्रूफ बताऊंगा, बुक ही बता दूंगा जब मैथ्स का वीडियो लाएंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसके समझने के लिए देखिए ये 2-3 टॉपिक समझना पड़ेगा, लेकिन आज उसको लिए इस पर तो नहीं समझाना संभव नहीं है। प्रकाश के कला संबंध स्रोत क्या कहते हैं और कला संबंध स्रोत क्या कहते हैं, वह दो को समझना जरूरी है। तो उसके लिए आपको समझाने लगेंगे तो लगेगा कि आधा घंटा खत्म, फिर भी नहीं हुआ। तो आप सीधे जाएंगे प्रकाश के कला संबंध, यानी कि 2 कला संबंध स्रोत, यानी कि 2 कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश, बस इसको याद कर लीजिए। जब प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश की तरंगे की अध्यारोपण के कारण, यानी कि जो अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना, प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। और यह क्वेश्चन तो आपको पता है 84 और 90 2005 को क्वेश्चन पूछा गया है। और कितना पूछा गया मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, इधर के मैं नहीं देखा हूँ 2005 के बाद कितना पूछा गया हम ध्यान नहीं दिए हैं, आप देख लीजिएगा जरूर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 यानी कि 2 कला संबंध स्रोत, यानी कि 2 कला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के तरंगे की अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ व्यू से, यानी कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आप इसको रटना होगा, आप रट लीजिए। क्योंकि देखिए अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 2 महीना में आप पढ़ सकते हैं और 90+ ला सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा और कैसे लाना है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम पर फ्री में देता हूँ। टेलीग्राम पे आपको PDF फ्री मिल देगा, जाइए वहाँ पे परचेप कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन होइए, वहाँ से फ्री मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजर प्रकाश क्या है। देखिए लेजर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कोई स भी लिख सकते हैं, लेजर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे होगा वैसे अच्छा है, आप जैसे पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेजर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेजर ऐसे भी लिख सकते हैं और जा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ने में तो लेजर ही पढ़ते हैं। लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखे, यानी कि लेजर प्रकाश किसे कहते हैं वो बिल्कुल नहीं पूछता है, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग पूछता है। तो क्या है 11, 13, 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपयोग क्या है, भले सॉरी ये गुण क्या है, तो गुण पहले देखिए। तो गुण है, 1 मिनट में इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कलर है। देखिए तो लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है। क्या होता है, लेजर प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है। यह अति कला संबंध होता है, यानी कि यह अति कला संबंध स्रोत होता है। यह अति दिशात्मक होता है। क्या होता है, यह अति दिशात्मक होता है, यह गुण इसका है। और इसका उपयोग क्या है, हीरा जानते हैं ना, हीरा डायमंड, हीरा में छोटे छिद्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या चिकित्सक विज्ञान है, यानी कि चिकित्सक विज्ञान आप समझ ही रहे हैं, यानी कि डॉक्टर के चिकित्सक कहते हैं, उस चिकित्सक विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्या कहें आपको हम। तो क्या है लेजर प्रकाश का गुण एवं उपयोग, तो लेजर प्रकाश का गुण क्या है, एक वर्णीय होता है, काला संबंध होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में देखिए, एक वर्णीय होता है, काला संबंध होता है, दिशात्मक होता है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं यह प्रकाश लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत भी स्रोत कह सकते हैं, स्रोत होता है। यह अति कला संबंध होता है, यह अति दिशात्मक होता है, यह गुण है। उपयोग क्या है, हीरा यानी डायमंड में छोटे छिद्र करने के लिए, या चिकित्सक विज्ञान में, यानी कि डॉक्टर के जो विज्ञान, डॉक्टर जो भी होता है उनके लिए उपयोग होता है। देखिए लेजर प्रकाश आप देखिए एक्सरे होता है, तो एक्सरे में जैसे प्रकाश होता है वो भी रे होता है, यानी कि रे मतलब वो भी किरण होता है, उसी प्रकार ये भी होता है, किरण एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, डोपिंग क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2012 में BSc में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कितना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डोपिंग क्या है, देखिए डोपिंग उसको कहते हैं जब कोई भी अर्धचालक है, कोई भी अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाते हैं, यानी कोई भी अर्धचालक है उसमें अशुद्धि कुछ मिला दे, अशुद्धि मिलाएंगे तो उसी क्रिया को, अशुद्धि मिलाने का प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो या किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया या प्रतिक्रिया का, ये क्रिया को
डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और यह 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो भी लाता हूँ आपके लिए दिल से मेहनत करता हूँ। यह 10 क्वेश्चन टाइपिंग करने में मेरे को 2.5 घंटे लगे, 2:30 यानी कि 2.5 घंटे लगे हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा इतनी ध्यान में रखते हुए प्लीज़ अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो 10 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो नंबर 10 तक देखे होंगे वो यानी कि पूरा वीडियो देखे होंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।